हेलो एवरीवन। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सीड डोरमेंसी। इससे पहले जो पिछला वाला टॉपिक था उसमें हमने सीड टेक्नोलॉजी और सीड जर्मिनेशन के बारे में बात किया था। तो जो अब जो ये वाला टॉपिक है वो है सीड डोरमेंसी। तो सीड डोरमेंसी को समझने से पहले, उसकी डिफिनीशन को समझने से पहले पहले उसके बारे में समझ लेते हैं कि एक्चुअल सीड डोरमेंसी होती क्या है। तो देखिए, इसका सबसे बेसिक ये है कि सीड डोरमेंसी में क्या होती है कि जैसे मान लीजिए कि अपने ऊपर पहले लेके देखते हैं, फिर सीट के ऊपर समझते हैं। ठीक है। मान लीजिए कि मुझे डेली पढ़ना है, डेली कुछ वर्क करना है, डेली फील्ड में वर्क करना है, डेली बाइक चलाना है या कुछ भी करना है, डेली कुछ भी काम हो। ठीक है। उसके लिए करने के लिए मुझे एक दिन रेस्ट की ज़रूरत होगी। जैसे मैं लगातार, मशीन तो हूँ नहीं, मैं लगातार कोई चीज़ लगातार और कई घंटों तक इफ़िशिएंटली तरीके से नहीं कर सकता। मुझे कहीं न कहीं रेस्ट की ज़रूरत होती ही है, मतलब होगी ही होगी। ठीक है। जस्ट लाइक ऐसे समझ सकते हैं कि वही होती है सीड की डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी का मतलब क्या होता है कि सीड सीड को कुछ दिनों के लिए रेस्टिंग पीरियड में रखा जाता है। ठीक है। सीड को कुछ दिनों के लिए रेस्टिंग पीरियड में रखा जाता है, और जब उसका रेस्टिंग पीरियड ख़त्म हो जाता है तो फिर उस सीड को हम फील्ड में लाते हैं, और फील्ड में लाने के बाद फिर उसमें उसकी सोइंग करते हैं, फिर उससे नया प्लांट डेवलप होता है। ठीक है। तो सीड डोरमेंसी को आप समझते हैं कि सीड डोरमेंसी होती क्या है। सीड डोरमेंसी की डिफिनीशन ये कहती है कि हर एक फेवरेबल कंडीशन देने के बाद जितने भी फेवरेबल कंडीशन सीड जर्मिनेशन के लिए नेसेसरी होते, इसेंशियल होते हैं। ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे मैंने सीड जर्मिनेशन के वाले पार्ट में बताया था, यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो पहले उसको देख के आइए, उसके बाद सीड डोरमेंसी को देखिएगा। सीड जर्मिनेशन में मैंने बताया था कि सीड जर्मिनेशन में जो फैक्टर होते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो सीड को जर्मिनेट कराते हैं। तो उसमें तीन चार ऐसे फैक्टर हैं जो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, जिसमें वाटर बताया था, देन उसके बाद रिस्पायरेशन बताया था, लाइट बताया था, और टेम्परेचर मैं भूल गया था, लेकिन टेम्परेचर मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि ये सारे के सारे जो फैक्टर हैं तीन चार, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। ठीक है। ये सीड के जर्मिनेशन को करवाते हैं। सीड डोरमेंसी का डिफिनीशन ये बोलता है कि हर एक फेवरेबल कंडीशन, जैसे लाइट, उसके बाद आपका वाटर, आपका टेम्परेचर, और आपका रिस्पायरेशन या ऑक्सीजन, ये सारा कुछ सीड को मिले, फिर भी वो इनेबल हो। ठीक है। वो उसनी उसमें इतनी एबिलिटी न हो कि वो सीड को जर्मिनेट करा सके या उससे सीड जर्मिनेट हो सके, तो इस प्रकार के कंडीशन को हम सीड डोरमेंसी कहते हैं। ठीक। नहीं समझ में आया? फिर से मैं बता रहा हूँ। सीड डोरमेंसी का मतलब होता है कि हर एक फेवरेबल कंडीशन मिलने के बाद भी यदि सीड जर्मिनेट नहीं हो पाता है या सीड में जर्मिनेशन नहीं हो पाता है, तो इस प्रकार की कंडीशन को हम सीड डोरमेंसी बोलते हैं। हर एक फेवरेबल कंडीशन का मतलब होता है उसमें लाइट अच्छी मिले, वाटर अच्छा मिले, रिस्पायरेशन उसमें अच्छा हो, उसमें का टेम्परेचर अच्छा हो, उसमें फूड मटेरियल का डिग्रेडेशन अच्छा हो, एंजाइमेटिक एक्टिविटी अच्छी हो, मेटाबॉलिक एक्टिविटी अच्छी हो, सारे के सारे फंक्शनरी ऑर्गन, सारे के सारे फंक्शनरी चीज़ एकदम स्मूथली हो, लेकिन उसके बाद बावजूद भी सीड जनरेट ना हो पाए, तो इस प्रकार के कंडीशन को हम बोलते हैं सीड डोरमेंसी। ठीक। तो ये आपको समझ में आया कि सीड डोरमेंसी एक्चुअल क्या होती है। ठीक है। अब सीड डोरमेंसी के टाइप्स के बारे में बात करें तो बेसिकली इसकी तीन ही टाइप्स होती है। कहीं कहीं किसकी, जैसे SSR रेड्डी के बुक में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे 6 7 8 टाइप्स हैं, जिसमें जैसे फिजिकल डोरमेंसी है, केमिकल डोरमेंसी है, बायोलॉजिकल डोरमेंसी है, डबल डोरमेंसी है। ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल डोरमेंसी है। ये सारे के सारे वहाँ पे वो एलोबरेट करके बताया गया है, लेकिन बेसिकली मेन जो है वो डोरमेंसी तीन ही टाइप की होती है। ठीक है। जो सीड डोरमेंसी होती है वो तीन ही प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है इनेट डोरमेंसी, एक होती है इन्फोर्स्ड डोरमेंसी, और एक होती है इंड्यूस्ड डोरमेंसी। याद रखना, सीड डोरमेंसी तीन प्रकार की होती है: इनेट डोरमेंसी, इन्फोर्स्ड डोरमेंसी और इंड्यूस्ड डोरमेंसी। इननेट, इनफोर्स और इंड्यूस्ड, तीन प्रकार की डोरमेंसी होती है। जो इननेट डोरमेंसी होती है वो बेसिकली होती है जेनेटिक फैक्टर की वजह से। ठीक है। मान लीजिए कि किसी भी सीड में जो उसका प्रीवियस जेनी या उसका जो पेरेंट रहा होगा, यदि उसमें किसी भी तरीके की गड़बड़ी हुई होगी, तो इस प्रकार के डोरमेंसी को हम जेनेटिक इननेट डोरमेंसी कहते हैं। यानी कि इननेट डोरमेंसी का मतलब होता है कि कोई जेनेटिक फैक्टर की वजह से सीड जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है। कोई भी जेनेटिक फैक्टर हो सकती है, यदि उसके वजह से इननेट में, याद रखना, यदि इननेट कहीं क्वेश्चन में आए, ठीक है, और वहाँ पे जेनेटिक फैक्टर का जिक्र हो, ठीक है, या जेनेटिक फैक्टर हो, तो समझ लीजिए कि वो इननेट डोरमेंसी की बात कर रहा है। ठीक।
और दूसरा है इन्फोर्स्ड डोरमेंसी। इन्फोर्स्ड डोरमेंसी का मतलब होता है कि ये हम लोगों से होता है, हम लोगों से सीड जर्मिनेट नहीं हो पाता या सीड डोरमेंट कंडीशन में रहता है, सीड में डोरमेंसी आ जाती है या सीड में डोरमेंसी हो जाती है। तो इन्फोर्स्ड का मतलब होता है जब हम सीड को डीप में प्लेसमेंट कर देते हैं, ठीक है। या कहने का मतलब है डीप प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जब हम सीड को खेत में चाहे ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, चाहे डिबलिंग कर रहे हो, चाहे फरोइंग कर रहे हैं, चाहे जिस हिसाब से सीड की सोइंग कर रहे हैं, यदि सीड वो मिट्टी के अंदर अधिक गहराई में पहुंच गया तो वहाँ से सीड का जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार के डोरमेंसी को हम इन्फोर्स्ड डोरमेंसी कहते हैं। और तीसरा है इंड्यूस्ड डोरमेंसी। पहला आपका जेनेटिक फैक्टर हो गया और दूसरा हो गया डीप प्लेसमेंट, ठीक है। और जो इंड्यूस्ड डोरमेंसी होती है, इंड्यूस्ड डोरमेंसी होती है ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर का मतलब मैंने बताया कि जैसे लाइट, टेम्परेचर, एयरेशन या रिस्पायरेशन, वाटर, किसी भी तरीके से यदि इनमें वेरियर आ जाए, ठीक है, या इनमें प्रॉब्लम आ जाए तो इससे भी सीड जर्मिनेट नहीं हो पाता। तो इस प्रकार की डोरमेंसी को हम इंड्यूस्ड डोरमेंसी कहते हैं। तो इनने डोरमेंसी जेनेटिक फैक्टर से, इन्फोर्स्ड डोरमेंसी डीप प्लेसमेंट फैक्टर से, या डीप प्लेसमेंट होती है या डीप प्लेसमेंट होती है सीड की। और जो इंड्यूस्ड डोरमेंसी होती है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर से, इन्वायरमेंटल फैक्टर का मतलब लाइट हो गई या फिर आपका टेम्परेचर हो गया, रिस्पायरेशन हो गई, वाटर हो गया, ठीक है, लाइट, जो भी है, मतलब जो भी है इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से यदि डोरमेंसी आ गई तो उसे हम इंड्यूस्ड डोरमेंसी कहते हैं, ठीक। तो होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब कुछ कुछ सर इसके भी बता दीजिए कि क्या सी डोरमेंसी हो गई तो क्या अब इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, या सी डोरमेंसी हो गई तो क्या इसका कोई उपचार है, कोई उपाय है। तो बिल्कुल है। सीड यदि डोरमेंसी होगी, अच्छा, एक सीड डोरमेंसी पूछता है, ठीक है, एक देता है क्विंसेंस करके, दोनों एक ही हैं, आपको एक ही है, ठीक है। बस अंतर भी इसमें कुछ नहीं है। क्विंसेंस को ऐसे हम सीड डोरमेंसी कह सकते हैं। क्विंसेंस का मतलब होता है कि कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है, या कोई ऐसा फैक्टर जो सीड को जर्मिनेट होने से रोक रहा हो, ठीक है, सीड जिसके कारण इनेबल हो जर्मिनेट होने को, तो उसके हम क्विंसेंस कहते हैं, ठीक है। अब सीड डोरमेंसी को ब्रेक कैसे किया जाता है, या सीड डोरमेंसी को आप कैसे हटाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक होती है सीड डोरमेंसी पीरियड, एक टर्म है सीड डोरमेंसी पीरियड। सीड डोरमेंसी का मतलब समझते हैं क्या होती है, देखिए, सीड डोरमेंसी का मतलब होता है कि एक सीड है, ठीक, अब आपने उस सीड की सोइंग की, उसमें से प्लांट बना, सब कुछ आ गया, फिर उसके बाद आपने हार्वेस्टिंग की, हार्वेस्टिंग करने के बाद फिर आपने उस सीड को स्टोर किया, ठीक है। स्टोर कब करते हैं, उस सीड की मॉइस्चर को घटा देते हैं, मॉइस्चर को घटा के स्टोर कर लेते हैं। अब वहाँ से हार्वेस्टिंग से लेके, यानी स्टोर से लेके, ठीक है, स्टोर से लेके जब तक अगले सीजन में प्लांट बन नहीं जाता, मतलब उसमें से सीड का जर्मिनेशन नहीं हो जाता, तो इस प्रकार के जो फेजेस होते हैं, इस प्रकार की जो ड्यूरेशन होती है, उसी को हम सीड डोरमेंसी कहते हैं या सीड डोरमेंट पीरियड कहते हैं। सीड डोरमेंट पीरियड समझे, मतलब कि हमने किसी क्रॉप्स की सोइंग की, फिर उसके बाद उसकी हार्वेस्टिंग की, तो हार्वेस्टिंग से लेकर जब अगले साल अगले सीजन में प्लांट डेवलप नहीं हो पाता, ठीक है, तब तक के बीज को, जब तक वो सीड से कोई जर्मिनेशन नहीं होता, तब तक की ड्यूरेशन को, तब तक की अवधि को हम डोरमेंट सीड डोरमेंस पीरियड कहते हैं, ठीक है। ये एक टेक्नोलॉजी है, इसको समझिएगा, ठीक है। तो ये है। अब कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिससे हम सीड डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं। तो एक मोस्ट पॉपुलर मेथड है, बहुत सारे जगहों पे इसका क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन पे इसका जिक्र होता है, ठीक है, वो है स्कैरिफिकेशन। दो हैं, एक स्कैरिफिकेशन और एक स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। होने को तो सीड डोरमेंसी बहुत सारे तरीक़ों से होता है, लेकिन बेसिकली इसमें दो हैं, एक स्कैरिफिकेशन और एक स्ट्रेटिफिकेशन है, ठीक। तो स्कैरिफिकेशन में क्या होता है कि स्कैरिफिकेशन में, जब स्कैरिफिकेशन उन्हीं सीड में किया जाता है जिस सीड की सीड कोट काफ़ी टफ हो या सीड कोट जो हो काफ़ी हार्ड हो, ठीक है। स्कैरिफिकेशन की प्रोसेस उसी में की जाती है। ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, जो मैं इसके मेथड बता रहा हूँ, ये सारे के सारे मेथड जो हों वो सीड डोरमेंसी को तोड़ने के लिए हैं। तो इसमें सबसे पहला स्कैरिफिकेशन, स्कैरिफिकेशन उन्हीं उसमें करेंगे सीड में जिसमें क्या है आपका सीड कोट जो हो वो हार्ड हो। ऐसा नहीं है कि किसी भी सीड को लाएं बस उसको आके स्क्वायर कर दिए, खुरुस दिए, ठीक है, ऐसा नहीं है, रबिंग कर दिए, ऐसा नहीं होता। उसी सीड में करेंगे
है जिसकी सीड कोड हार्ड होती है, ठीक है। और इसमें हम यूज क्या करते हैं, इसमें हम जैसे सैंड पेपर का या एसिड या हीट का यूज करते हैं, ठीक है, स्कैरिफिकेशन में। तो ये हो गई पहला है कि इससे हम जो सीड की डोरमेंसी उसको ब्रेक करते हैं। इसमें स्कैरिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी तरीके से रबिश तरीके से उसको रबिंग कर देना या उसके सीड कोट को खुरुच देना, ठीक है। जिससे आप खुरुच देंगे तो जो सीड कोट होती है वो लूज हो जाती हैं, और लूज हो जाएंगी तो वाटर एंट्री करेगा और जो उसकी सीड की कोट है वो रप्चर हो जाएगी और सीड जर्मिनेट हो जाएगा। तो पहली प्रोसेस ये हो गई स्कैरिफिकेशन की। जो आपकी दूसरी प्रोसेस है वो है स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। स्ट्रेटिफिकेशन में क्या होता है कि इसमें हम टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, ठीक है, या लो टेम्परेचर पर किसी सीड को रखते हैं, या जिसको हम प्री चिलिंग भी कहते हैं। इसमें हम लो टेम्परेचर पे उसको रखते हैं सीड को। और टेम्परेचर कितना रखते हैं उसमें, 0 से 6 या 2 से 6 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रखा जाता है, जिससे उसके जो सीड कोट होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं और आसानी से सीड कोट रप्चर हो जाते हैं और उसमें से सीड बाहर निकल आता है, ठीक है। जो स्ट्रैटिफिकेशन है उसमें स्ट्रैटी है, ट्रैटी टी है, तो टी से समझ सकते हैं कि ये टेम्परेचर की बात कर रहा है। और स्कैरिफिकेशन, स्कैर का मतलब होता है खुरचना, स्कैरिफिकेशन तो वो है रबिंग की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो स्कैरिफिकेशन और स्ट्रैटिफिकेशन इसको समझिएगा, ठीक। तीसरा जो मेथड है वो है जिब्रेलिक एसिड का मेथड। हमने हार्मोन्स वाले भी चैप्टर में बताया था कि जो जिब्रेलिक एसिड होती है, ठीक है, जो जिब्रेलिन होती है वो बेसिकली डोरमेंसी को ब्रेक करने का काम करती है। जो GA3 होती है वो ब्रेक करने का काम करती है। तो क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जो डोरमेंसी को ब्रेक करता है, तो वो है जिब्रेलिक एसिड। और क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जो जर्मिनेशन मतलब डोरमेंसी को प्रमोट करता है, बढ़ाता है, तो वो है एब्सिसिक एसिड। तो जिब्रेलिक एसिड और साइटोकाइनिन दोनों करती हैं ब्रेक, लेकिन ज़्यादा मात्रा में जिब्रेलिक एसिड करता है। तो जिब्रेलिक एसिड सी डोरमेंसी को तोड़ता है और एब्सिसिक एसिड जो है वो सी डोरमेंसी को बढ़ाता है, इसको याद रखना। तीसरा आपका है स्मोक ट्रीटमेंट। स्मोक यानी धुएं के द्वारा कुछ ऐसे उसके सीड होते हैं जिसको धुएं के द्वारा उसके सीड कोट को लूज किया जाता है। तो एक है स्मोक ट्रीटमेंट। फिर वार्म स्ट्रेटिफिकेशन का ही एक प्रकार होता है। इसमें हम बॉयल करते हैं। इसमें हम जो सीड को हीट पे, और उसकी हीट की जो टेम्परेचर होती है वो 70 to 80 तक वो वेरी कर सकता है क्रॉप टू क्रॉप। तो 70 to 80 यानी 70 से 80 डिग्री सेल्सियस पर उसको हीट देते हैं, ठीक है। और हीट देने के बाद तुरंत ही उसको 15 से 20 मिनट के लिए ठंडे पानी में, और उसका टेम्परेचर जो होता है वो होता है 4 से 6 डिग्री सेल्सियस पर, उसको तुरंत ठंडे पानी में रख देते हैं, जिसमें उसकी जो सीड कोट होती है वो लूज़ हो जाती है, ठीक। कुछ ऐसे सीड होते हैं जिसको लाइट की ज़रूरत होती है, जैसे हमने बताया ना फोटोप्लास्टिक में। तो कुछ ऐसे सीड होते हैं जिसको जर्मिनेट होने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है। यदि आप उसको लाइट नहीं दिए और आप उसमें कितना भी ट्रीटमेंट कर लें उसमें जर्मिनेशन नहीं होगा। तो कुछ ऐसे सीड होते हैं जिसको लाइट की ज़रूरत होती है, ठीक है, उसे हम फोटोप्लास्टिक सीड कहते हैं। जैसे लुकार्ड्स है, पिटूनिया का एक प्लांट आता है, फूल का प्लांट है, ठीक है। तो वो है इसका एग्जाम्पल। लाइट एक्सपोजर। एसिड क्या नाम है, स्कैरिफिकेशन का ये एक प्रकार है, स्कैरिफिकेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल कॉटन है, ठीक है। कॉटन में जब हम डीलेंटिंग करते हैं, ठीक है, जब उसमें से लिंट को हटाते हैं या जो कॉटन की सीड को लूज करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, या उसके डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए हम कंसनट्रेटेड H2SO4 यानी सांद्रित सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं कॉटन के सीड के लिए, उसको क्या नाम है, सीड डोरमेंसी से ब्रेक करने के लिए। तो वो इस सबसे बेस्ट एग्जांपल एसिड स्कैरिफिकेशन का। फिर इथाइलिन गैस ट्रीटमेंट है। इथाइलिन गैस ट्रीटमेंट के द्वारा भी सीड डोरमेंसी को ब्रेक किया जाता है। प्री चिलिंग और हॉट वाटर चिलिंग। प्री चिलिंग का मतलब होता है कि किसी भी सीड को केवल, जैसे किसी भी सीड को आप कम टेम्परेचर पर, ठीक है, माइनस में भी जा सकता है, उस पर आप उसको रखेंगे तो वो सीड डोरमेंसी ब्रेक हो जाएगी। और एक आपका हॉट वाटर है, हॉट वाटर में रखिए जिससे उसकी सीड कोट लूज हो जाती है, ठीक है। तो जो ब्रेक करने वाले मेथड है उसमें क्या क्या मैंने बताया, स्कैरिफिकेशन पहला, स्ट्रैटिफिकेशन दूसरा। स्कैरिफिकेशन मतलब किसी चीज़ को खुरचना, रगड़ देना, रबिंग कर देना, स्कैरिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब टेम्परेचर के द्वारा सीड कोट को लूज करना, स्ट्रैटिफिकेशन। उसके बाद जिब्रेलिक एसिड हार्मोन्स से, ठीक है, प्रमोट करता है एब्सिसिक एसिड और तोड़ता है जिब्रेलिक एसिड, इसको याद रखना, यहीं पे बता दे रहे हैं। फिर स्मोक ट्रीटमेंट है, यानी धुएं के द्वारा सीड कोट को लूज करना। फिर वार्म स्ट्रैटिफिकेशन है, मतलब गर्म पानी से इसको गर्म पानी के द्वारा सीड को ब्रेक करना, सीड के डोरमेंसी को तोड़ना। लाइट के द्वारा
सी डॉर्मेंसी को तोड़ना, एसिड के द्वारा सी डॉर्मेंसी को तोड़ना, जैसे कॉटन में कॉन्सेंट्रेशन H2SO4, उसके बाद एथाइलिन गैस ट्रीटमेंट, प्री चिलिंग और हॉट वाटर चिलिंग। तो होपफुली आपको ये चीज़ सारी चीज़ें सी डॉर्मेंसी में आपको समझ में आई होंगी। यदि समझ में आई होंगी तो प्लीज़ इसको बताइएगा। मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि आप लोग नहीं बताने वाले, एकदम कसम खा ली है कि नहीं बताएंगे। तो ठीक है, एज़ यू चॉइस, एज़ यू विश। सो मेरा काम है बताना, तो मैं इसको बता दिया। तो इसी डॉर्मेंसी का ये यहीं पे एंड होता है। ओके, थैंक यू सो मच।